जय हिंद बच्चों, JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आप 14 टेस्ट दे चुके हैं और ये फुल सिलेबस टेस्ट पेपर था। तो इस टेस्ट पेपर का जो बॉटनी का पोर्शन है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, इसका क्रॉस किया गया है टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट के साथ और पूछा गया है कि जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस उसकी प्लॉयडी क्या होगी। तो डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, इससे जो गैमेट बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी गैमेट में n प्लॉयडी होगी। और जो टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट है यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर हाफ यानी गैमेट्स 2n होंगे। तो 2n और n के फ्यूज़ होने से जो जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा वो 3n होगा। 92, इनकरेक्ट मैच बताना है। टिश्यू कल्चर टोटीपोटेंसी पर बेस्ड होता है, सही बात है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन ये दो प्लांट्स के लिए किया गया था, कोशिश की गई थी पोटैटो और टोमेटो को मिलाकर पोमैटो बनाने की, लेकिन हमें इसमें सक्सेस नहीं मिली थी। तो ये भी सही एग्जाम्पल है। मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट मिल सकते हैं, सही बात है। सोमैटिक क्लोन्स या सोमा क्लोन्स जो टिश्यू कल्चर से हमें प्लांट्स मिलते हैं वो क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं? नहीं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो सारे एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है। 93, एपोमिक्सिस क्या है? एम्ब्रियो का बनना, सीड का बनना विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉट कंसर्न विद पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन की बात हम नहीं करते। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें 1024 प्लांट्स मिले हैं और पूछा जा रहा है कि आप वो प्रोजेनीज बताइए जो डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगी फॉर बोथ द कैरेक्टर। मान लिया कि एक कैरेक्टर ए जीन से कंट्रोल हो रहा है और दूसरा कैरेक्टर बी जीन से, तो हमें कौन कौन से जीनोटाइप यहाँ पूछे जा रहे हैं। यानी पहला जो ए जीन है वो या तो कैपिटल ए फॉर्म में होना चाहिए या कैपिटल ए स्मॉल ए के केस में तो हमें डोमिनेंट रेट नहीं मिलेगा। और दूसरे जीन में क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसी तरह यहाँ पर भी कैपिटल बी स्मॉल बी से रिसेसिव ट्रेट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट रूल लगाना है। हमें ये 4 जीनोटाइप के बारे में पूछा जा रहा है और आपको प्रोडक्ट रूल समझाया गया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1/4, 2/4। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है 1/4 और 2/4। यहाँ पर भी 1/4 और 2/4। तो अब आप मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए। 1/4 और 1/4 1/16, 1/4 और 2/4 2/16। इसी तरह 2/4 और 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 2/16 और 2/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/16, यानी कि टोटल 9/16। तो आप ये जो 1024 प्लांट दिए हैं इनका 9/16 करेंगे तो आपको मिलेगा 576 प्लांट्स। Species, question number 95, species which are more susceptible to extinction have all of the given population characteristics except पूछा जा रहा है, यानी इनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो ज़्यादा एक्सटिंक्शन के खतरे को डिनोट नहीं करता है। तो लार्ज बॉडी साइज़ अगर ऑर्गेनिज्म का है तो उस ऑर्गेनिज्म की फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, उसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज़्यादा होगा। सेकंड, अगर ये देखिए कोई हाई ट्रॉफिक लेवल पर है फूड चेन में तो उस तक एनर्जी पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाती है, तो उसे भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, उसके भी एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा होगा। और चौथा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अपना फिक्स्ड हैबिटेट है, फिक्स्ड माइग्रेशन के रूट हैं, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो उसके हैबिटेट में या रूट में ज़रा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा होगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखिए, ऐसी स्पीशीज़ जिसका बहुत लार्ज पॉपुलेशन साइज़ है और जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके मेंबर्स, तो उनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा रिलेटिवली कम होगा। तो यहाँ सही आंसर होना चाहिए सेकंड। 96 जेनेटिक्स से लिया गया है। XX और एक्सो मेथड हमने कहाँ पढ़ा है? ये मेथड हमने इंसेक्ट में ग्रास हॉपर में पढ़ा है।
फिर XY मेथड, ये ड्रोसोफिला में पढ़ा, ह्यूमन में पढ़ा, यहाँ पर फीमेल होमोगैमेटिक होती है। कैरियोटाइप 45 यहाँ पर किसके साथ मैच हो सकता है? टर्नर सिंड्रोम के साथ, क्योंकि 44+ एक्सो कंडीशन। कैरियोटाइप वर्ड भी हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। कैरियोटाइप यानी क्रोमोसोम्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो स्टेनिंग करके हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, और ये डाउन सिंड्रोम के लिए दिया हुआ है। ZY ZZ ये मेथड हमने बर्ड्स में पढ़ा है, यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, यानी सही ऑप्शन थर्ड होगा। अगेन 97 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से मिलते जुलते टॉपिक यहाँ पर लिए गए हैं। क्यूबी बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसके साथ मैच होगा। 5X174 का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसका जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा है कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, तो 2 को मैच होना चाहिए C के साथ। फिर लैम्डा बैक्टीरियोफाज पढ़ा है 48502 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का मतलब है कि ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, तो लैम्डा को 3 को मैच होना चाहिए B के साथ। और TMV का भी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। 1 को मैच किया है D के साथ, 2 को हमने मैच किया है C के साथ, 3 को मैच किया है B के साथ, और 4th को मैच किया है A के साथ। 98 यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपको फिनोमिना या प्रोसेस दिखाया गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है। DNA आइसोलेशन में ये प्रोसेस स्पूलिंग कहलाता है। 99 करेक्ट पूछा है फॉर DNA डबल हेलिक्स, तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का होता है, मगर बेसेस आउटसाइड प्रोजेक्ट नहीं होते, इनसाइड प्रोजेक्ट होते हैं। 2 चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं, सही। द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बात सही है। और 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, ये भी बात एनसीईआरटी की लाइन ली गई है, तो BCD यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 100, बैक्टीरिया से मिलने वाला प्रोडक्ट कौन है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्बेनाई से मिलता है, यही सही है। ब्रेड तो हमें ईस्ट से मिलता है। रॉकफोर्ट चीज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से मिलता है, फंजाई है। स्टैटिन्स भी ईस्ट से मिलते हैं, मोनास्कस परप्यूरियस। 101 बताना है कि स्टैंडिंग क्रॉप के लिए क्या करेक्ट है, तो एनसीईआरटी में दिया है स्टैंडिंग क्रॉप यानी लिविंग मैटर, बायोमास। आप उसको नंबर से भी मेजर कर सकते हैं, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, ये सारे तरीके एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की बात यहाँ नहीं होती, तो यानी सही आंसर क्या होना चाहिए? A, B एंड C। 102 नॉट पॉसिबल, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो प्लांट ब्रीडर्स करते थे उनमें क्या पॉसिबल नहीं है? तो क्या प्लांट में हम कोई एक या एक से ज़्यादा नया जीन ऐड कर सकते थे? नहीं ऐड कर सकते थे। ये सब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल हुआ है। जो प्लांट ब्रीडर्स थे वो क्या करते थे कि जो एग्जिस्टिंग नेचर में पहले से एग्जिस्ट करने वाले वेरिएशंस हैं उनको यूटिलाइज करते थे, बस क्रॉसेस करते थे। तो वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा प्लांट ब्रीडर्स के पास नहीं थी कि वो नए जीन्स ऐड कर सकें या किसी जीन को इनएक्टिवेट कर सकें या जीनोटाइप में डायरेक्टेड चेंजेस नहीं कर सकते थे, यानी ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, ऑल ऑफ द अबव। 103 करेक्ट पूछा गया है, तो मोस्ट इकोसिस्टम में ये एनसीईआरटी की लाइन है, ज़्यादातर पिरामिड सारे सीधे होते हैं, तो ज़्यादातर कहा गया और एनसीईआरटी की लाइन है। पिरामिड्स ऑफ बायोमास सी में जनरली इन्वर्टेड होता है, ये भी बात एनसीईआरटी से हमने पढ़ी है। सैप्रोफाइट्स को पिरामिड्स में कोई जगह नहीं दी जाती, ये भी बात हमने एनसीईआरटी से पढ़ी है, ऑल आर करेक्ट। 104 जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमने पढ़ा है, क्या इंसेक्ट इसे फॉलो करते हैं? नॉट फॉलोड बाय इंसेक्ट्स, सही बात है। इंसेक्ट्स तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला कर्व फॉलो करते हैं। पॉपुलेशन साइज डज नॉट क्रॉस कैरिंग कैपेसिटी, ये भी सही है। पीछे आप समरी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो चाहे लॉजिस्टिक, कभी भी पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये भी बात सही है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या लिमिटेड रिसोर्सेज की कंडीशन को प्रेजेंट करता है? हाँ, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं। 105
ये बहुत ही सिंपल है। ए एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, बी को बेल शेप्ड कह रहे हैं, और सी ये कैसी पॉपुलेशन है, निगेटिव ग्रोथ वाली पॉपुलेशन है। तो इसका सही आंसर थर्ड होना चाहिए। 106 विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो की गई थी उसके लिए क्या ट्रू नहीं है। तो आप देखोगे एक फंक्शनल cDNA इंट्रोड्यूस किया गया था, कल्चर्ड लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट, एनसीईआरटी में ये बातें दी हैं। फिर रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल किया गया था जीन को डिलीवर करने के लिए, ये भी सही है। और मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स जो डाली गई थी पेशेंट में, क्या वो इमॉर्टल थी? नहीं, एनसीईआरटी कह रही है दे वर नॉट इमॉर्टल, और इसीलिए इस प्रोसेस को कुछ महीनों पर रिपीट करना पड़ता है। तो ये बात हमें एनसीईआरटी की ध्यान रखनी चाहिए। 107 एटीपी सिंथेस के लिए क्या ट्रू है ड्यूरिंग केमोऑस्मोसिस? ये प्रोटॉन को पंप करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ प्रोटीन ग्रेडियंट? नहीं, ये प्रोटीन ग्रेडियंट को क्रिएट नहीं करता है, ये तो ब्रेक करता है। इट इंक्लूड्स चैनल्स दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन्स वापस लौटते हैं, डिफ्यूजन तो होता है। ये एटीपी का फॉर्मेशन कैटलाइज करता है, यस। और इट हेल्प्स इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? नहीं, ये इसका काम नहीं है, यानी यहाँ पर बी और सी करेक्ट हैं। 108 असर्शन रीजन, सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाते हैं सिलिया फ्लैजेला की, सही बात है। बेसल बॉडी इज मॉडिफाइड सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल्स गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी सही है। मगर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों डिफरेंट बातें हैं, तो दोनों करेक्ट हैं बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 109 कितने मियोटिक डिवीजन्स चाहिए 1000 माइक्रोस्पोर या पॉलन बनाने के लिए, और 800 ग्रेन्स ऑफ व्हीट यानी फ्रूट की बात हो रही है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन बनते हैं। तो 1000 बनाने के लिए तो यहाँ सिंपली 1000/4 कर दीजिए, तो 250 आपको मियोसिस चाहिए। लेकिन ये ग्रेन्स वाला जो क्वेश्चन है, फ्रूट, ग्रेन, सीड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ आपको फार्मूला लगाना है x + x/4, ये फार्मूला लगाना है। तो 800 ग्रेन्स बनाना चाहते हैं तो 800 + 800/4, यानी ये कितना हो जाना चाहिए 250 और 1000, यानी करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप कौन कौन से टिश्यूज़ हटा दें किसी प्लांट से तो आपको ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। तो हमने पढ़ा था 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल को हटा दीजिए और वेस्कुलर बंडल्स को, टिश्यू सिस्टम को हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। एक बैक्टीरियल सेल है 35 मिनट में डिवाइड कर जाती है, और कोई कल्चर शुरू किया गया है जिसमें 10⁵ सेल्स हैं, उसको 140 मिनट तक ग्रो करते हैं। तो 140 मिनट के बाद क्या सेल्स होंगी, तो आप देख लीजिए पहले कि कितनी यहाँ पर जनरेशन्स होंगी। तो आप देखोगे 140 मिनट तक ग्रो किया गया है और एक जनरेशन में 35 मिनट लगता है, यानी जनरेशन्स कितनी हो गई 4 जनरेशन्स हैं। और नंबर ऑफ जनरेशन्स आपको पता है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो x = 2⁴n। तो आप कह सकते हो कि हमें 2⁴, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 × 10⁵। ये 10⁵ तो सिर्फ आप कह लीजिए कंफ्यूज करने के लिए हमें डेटा दिया हुआ है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁵ सेल्स, इसके साथ हमने स्टार्ट किया है। तो पावर ये वाला चीज़ तो नहीं बदलेगी, 1 सेल से स्टार्ट किया और 4 जनरेशन के बाद कितनी सेल हो जाएंगी 2⁴, यानी 16, और ये पावर तो ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए 16 × 10⁵ सेल्स। 112 इसमें पूछा गया है कि क्या करेक्ट मैच है, ऑल आर रॉन्गली मैच्ड एक्सेप्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान दिया करिए, करेक्ट मैच पूछा गया है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन सोलनेसी में पढ़ा है क्या? नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर टेट्राडाइनेमस सैल्विया में नहीं, सैल्विया में तो डाइडाइनेमस है, मस्टर्ड में तो ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड पी में, बीन्स में नहीं, नॉन एंडोस्पर्मिक। वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमने फैबेसी में पढ़ा, इंडिगो, सनहम, पी बीन्स, यानी ये सही है। 113 मैच करिए, प्रोथैलस क्या होता है? टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट, और ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक। गैमा
गैमा ग्रीन मल्टीसेलुलर बड हमने पढ़े हैं ब्रायोफाइटा में। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किनको कहते हैं? टेरिडोफाइटा को कहते हैं। इनमें वेसल्स नहीं होंगी, वेसल्स तो एंजियोस्पर्म में। और स्पोरोफिल्स क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं, यानी करेक्ट आंसर फोर्थ। यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बताना है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं? फोर्थ, बहुत आसान है। और आप इसमें देखिए, इसमें ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं कहेंगे। यहाँ भी देखिए ग्लाइसिन अमीनो एसिड, सेरीन अमीनो एसिड, इनको नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए फिनाइल एलानिन है, इसको आप नहीं कहेंगे। तो चौथा ऑप्शन है जिसमें सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। अमीनो एसिड या शुगर जो है इसको हम नहीं कह सकते, एनसीईआरटी में लिखा है। 115 नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से लिया गया है, बायोटेक एप्लीकेशंस। वहाँ पर इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज़ तो यूज़ की गई थी, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइज़र्स, एग्रोकेमिकल्स का यूज़ किया गया था। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो प्लांट ब्रीडिंग से क्रॉप डेवलप की गई थी। तो नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा है, तो फोर्थ आंसर। फिर पूछा जा रहा है अर्ली डायग्नोसिस पैथोजन का करना चाहते हैं यूजिंग न्यूक्लिक एसिड, यानी पीसीआर होगा। एलाइजा में तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, तो प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पर, यहाँ न्यूक्लिक एसिड पूछा गया। 117 किंगडम प्रोटिस्टा का क्या कैरेक्टर नहीं है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, बाकी सारी बातें सही हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ किसके वैस्कुलर बंडल में मिलती हैं? मोनोकॉट स्टेम। 119 नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ये पेटेंट्स वाला जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है बायोटेक से। ये ब्रिटिश कंपनी नहीं होगी, ये यूएस कंपनी ने राइस के लिए पेटेंट ले लिया था यूएस पेटेंट ऑफिस से, तो ये सही ऑप्शन है। 120 रेड एल्गी बताना है। तो रेड एल्गी क्या है? जेलिडियम रेड एल्गी है, और देखिए ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। तो 3 रेड एल्गी हैं। फिर ब्राउन एल्गी पूछा गया है। तो ब्राउन एल्गी क्या है? ब्राउन एल्गी आप कारा तो देखिए ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया है, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी फ्यूकस है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, और लैमिनेरिया, लैमिनेरिया इसको भी ब्राउन एल्गी कहेंगे, केल्प में आएगा। सैरगैसम, सैरगैसम भी ब्राउन एल्गी में आएगा। स्फैगनम तो मॉस है ब्रायोफाइटा में, डिक्टियोटा एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी हैं। सारा एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो 5 ब्राउन एल्गी हो गए। और फिर ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी क्या है? कारा ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना तो साइनोबैक्टीरिया है, वॉलवॉक्स भी ग्रीन एल्गी है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 3, 5 एंड 2। न्यूरोस्पोरा, ये सिनोसिटिक माइसीलियम होता है क्या? नहीं, ये तो फाइको के लिए हमने पढ़ा है, ये ब्रांच्ड और सेप्टेट होंगे, तो यही सही ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन इसके लिए सही हैं। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, तो सैक फंगस इसको कहेंगे। मोनोकॉट स्टेम के लिए फॉल्स, तो मोनोकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है बच्चों, तो यही सही ऑप्शन है, यही फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी सारी बातें सही हैं। 123 सोलेनेसी को किसके साथ मैच करेंगे? यहाँ पर 5 स्टैमेन और एपीपेटलस। फैबेसी को किसके साथ मैच करेंगे? स्टैमेन स्टेन और डाई एडेल्फस कंडीशन हमने पढ़ी है। ब्रेसिकैसी को किसके साथ? टेट्राडाइनेमस, मस्टर्ड में अभी देखा था। और लिलिएसी में 6 स्टैमेन एपीटेपलस, टेपल्स मिलते हैं, 3 अंदर 3 बाहर, सब हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में। सेकेंड ऑप्शन। ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन ई कोलाई में क्यों बनाया जा सका? तो इसलिए बनाया जा सका क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, उसका कोड हमने अपने डीएनए से लिया और बैक्टीरिया में डाला, तो वो कोड जो हमारे यहाँ अमीनो एसिड कोड करता है, बैक्टीरिया में भी उसने यही अमीनो एसिड कोड किए, तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 125 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से दोनों स्टेटमेंट लिए गए हैं एनसीईआरटी से, और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एक्वाटिक प्लांट? वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर तो है, लेकिन विंड से पॉलिनेट नहीं होता। ज़ोस्टेरा वाटर, यहाँ तो सही बात है, ज़ोस्टेरा मरीन है, वाटर से पॉलिनेशन होगा, हाइपोहाइड्रोफिली। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये भी एनसीईआरटी की बात है, पानी में रहते हैं मगर इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेट होंगे।
और ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट इमर्जेस आउट ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट्स। तो ये भी बात सही है, यानी इनकरेक्ट बताना था, तो ओनली ए इज़ इनकरेक्ट। ये पेडिग्री देखिए बच्चों, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो। डोमिनेंट म्यूटेशन की पेडिग्री तो नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों पेरेंट्स हेल्दी हैं, तो डोमिनेंट म्यूटेशन होता तो पेरेंट भी कोई ना कोई अफेक्टेड होना चाहिए था। और एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं हो सकता। ये आपको समझाया है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव में फादर और डॉटर का ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है, यानी ये ऑटोसोमल रेसेसिव होगा। माता पिता स्वस्थ हैं और भाई बहनों में अचानक से डिजीज़ आनी शुरू हो जाती है, तो पेरेंट्स कैरियर होंगे रेसेसिव म्यूटेशन के, और दोनों बच्चों ने रेसेसिव म्यूटेशन की डबल कॉपी इनहेरिट की होगी, और कोई ऑप्शन यहाँ हम नहीं कह सकते। तो ऑटोसोमल रेसेसिव के एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी कह सकते हैं। डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, एमआरएनए सीक्वेंस देखना पड़ेगा, और फिर ये 4 टीआरएनए के सीक्वेंस दिए हैं, इसमें से कौन टीआरएनए पहले बाइंड करेगा, कौन टीआरएनए बाद में। आपको पता है कि टीआरएनए अपने 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड को कैरी करता है, यानी ये वाला हिस्सा 5 प्राइम हो गया और ये वाला 3 प्राइम, ये हमको समझना चाहिए। ये 5 प्राइम हिस्सा है जो एंटीकोडॉन का सीक्वेंस है, और ये 3 प्राइम सीक्वेंस है। अब अगर हमें डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है तो आप यहाँ पर एमआरएनए का सीक्वेंस लिख सकते हैं। एमआरएनए का सीक्वेंस ए की जगह यू, टी की जगह ए की जगह यू, तो और इसी तरह फिर सी की जगह जी, और क्योंकि एमआरएनए जो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ए की जगह यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, और लास्ट ट्रिपल जी है तो सी। अब आप देखिए ये एमआरएनए है, जो टीआरएनए इस पर बाइंड करेगा, तो टीआरएनए का सीक्वेंस आपको फिर यहाँ से 5 प्राइम 3 प्राइम देखना पड़ेगा। तो यू के साथ ए बाइंड करेगा, ए के साथ यू, और फिर यू के साथ ए, यानी टीआरएनए पर जो एंटीकोडॉन होगा उसका सीक्वेंस होना चाहिए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ए। तो पहला टीआरएनए कौन हो गया, डी वाला। फिर जी है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम सी होगा, तो अगला टीआरएनए कौन बाइंड करेगा, ये वाला। फिर आप देखिए यूएजी है, तो यहाँ पर जो टीआरएनए बाइंड करेगा उसका एंटीकोडॉन क्या होगा, CUA, ये टीआरएनए होगा। तो ऐसा कौन सा टीआरएनए, ATG, सॉरी यहाँ पर बच्चों ATG था, तो यहाँ पर सीक्वेंस होना चाहिए जी की जगह C होना चाहिए, टी की जगह ए की जगह। तो UAC अगर सीक्वेंस है तो यहाँ पर होना चाहिए GUA, तो GUA कौन सा है, ये वाला है, थर्ड। और लास्ट में देखिए GGG है, तो यहाँ पर जो टीआरएनए बाइंड करेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर CCC है, तो जो टीआरएनए बाइंड करेगा इसका सीक्वेंस होगा GGG, यानी ये क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए DABC, ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ये है। 129, ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं। इसमें A DNA है, B H1 हिस्टोन है, C ऑक्टामर है, और D कोर है हिस्टोन प्रोटीन की, तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए। 113, ये भी बहुत आसान, सिनेप्सिस कहाँ पर होती है, जाइगोटीन में होती है। आरएनए प्रोटीन G1 फेज में बनेगा, G2 में भी बनेगा। रिकॉम्बिनेज कहाँ काम करेगा, रिकॉम्बिनेज पैकेटिन में काम करेगा, क्रॉसिंग ओवर में। और सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होंगे बट क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ये एनाफेज 1 में ऐसा होगा, तो इसका सही आंसर फर्स्ट होना चाहिए। करेक्ट मैच बताना है, ग्लाइसिन में R ग्रुप हाइड्रोजन होता है, सही बात है। ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड है, ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और आयोडीन उसमें होल्ड कर सकता है, सारी बातें सही हैं। 132, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी से लिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं
यहाँ पर ए क्या है, ए इज़ फैटी एसिड, बी क्या है ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो सी क्या बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और डी क्या है, डी आप देख सकते हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ है तो डी इज़ पायरुविक एसिड, सी क्या है, सी इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अब आप ए बी सी डी को सही से लेबल कर सकते हैं। हाँ, सही आंसर होना चाहिए थर्ड। 133 एनसीईआरटी का ये ग्राफ देखिए, ये बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है और ये सिर्फ हमें किस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है सिर्फ ये बता रहा है। यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम वाले ग्राफ को मर्ज नहीं किया गया है। जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ पर एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को मर्ज करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है, अदरवाइज इस ग्राफ को देख के आपको नहीं पता चलेगा। तो और ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, बी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेड रीजन में है, नहीं, आप देखोगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं विबज्योर, तो बी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में होता है, रेड रीजन में नहीं होता। और क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक ज़्यादा कहाँ पर है, ब्लू और रेड रीजन में, ये बात सही है। यानी यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन क्यों सही नहीं है, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो आप अकेले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ देखकर कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि ए चीफ पिगमेंट है। 134 बहुत ही आसान है। यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ पर काइनेटोकोर मिलता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में काइनेटोकोर नहीं मिलता बच्चों। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से जो बियॉन्ड क्रोमोसोम का बनेगा स्ट्रक्चर उसको सैटेलाइट कहते हैं। टीलोमियर ये एंड्स को रिपेयर करता है तो ये एजिंग प्रोसेस को रोकता है, टीलोमरेज यहाँ पर होगा। और न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या करेगा, न्यूक्लियोसोम ये बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, तो यहाँ पर थर्ड आंसर होना चाहिए। 135 ये भी प्लांट ग्रोथ से लिया गया है, बहुत ही सिंपल, आप मैच करेंगे तो इसका आंसर फोर्थ होगा। तो ये बच्चों हमने आज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।